Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today it's Sunday, so relevant issues थोड़े से कम होंगे बट हम दो टॉपिक्स को इन डेप्थ तैयार करेंगे. Today the date is 1st September, so let's get started. First is with respect to BJP leader house tossed in Manipur. अब टाइम है तो थोड़ा सा मणिपुर को रिवाइज कर लेते हैं आखिर वहां प्रॉब्लम क्या है. एक तरफ है प्लेन एरियाज और दूसरी तरफ है आपके हिल एरियाज. प्लेन एरियाज में रहते हैं मिताई विच आर प्रिडोमिनेंटली हिंदू और जो मिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त मणिपुर के वो इसी कम्युनिटी से आते हैं. हिल एरियाज में रहते हैं कुकीज विच आर प्राइमरीली क्रिश्चियंस, राइट. और इन्हीं के रिलेटिव्स या इन्हीं की एथनिसिटी के लोग रहते हैं नीचे मिजोरम में भी और बॉर्डर के अक्रॉस म्यांमार में भी. इन्हें ओवरऑल टोटली कहा जाता है कुकीजो कम्युनिटी, राइट. इसलिए इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिजोरम और म्यांमार साइड से मिल जाता है, राइट. नेक्स्ट इज जहां पर हिंदू मिताइस की पॉपुलेशन है अराउंड 54% और इनकी है 46%. नाउ दीज कुकीज वर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एसटी रिजर्वेशन बट मिताइस वर नॉट गेटिंग द रिजर्वेशन. सो मणिपुर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया यहां पर कि अब से मिताइस को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा और इसी जजमेंट के आने के बाद यहां पर राइट शुरू हो गए बिटवीन कुकीज एंड मिताइस. बिकॉज कुकीज का मानना है कि मिताई डोंट डिजर्व रिजर्वेशन, ठीक है, दे आर वेल ऑफ पीपल, जबकि इनका मानना है कि कुकीज पिछले काफी टाइम से रिजर्वेशन लेकर एंड दे आर प्रेडोमिनेटली क्रिश्चियंस, ठीक है, तो इनको एजुकेशन अच्छा मिला है, मिशनरी एक्टिविटीज एंड ऑल दोस थिंग्स. और दूसरा इशू यहां पे आता है कि कुकीज इन द हिल एरिया दे आर नोन फॉर ड्रग कल्टिवेशन. ओके, बट इनका ये कहना है कि कल्टीवेट हम लोग जरूर करते हैं लेकिन जो प्लेन एरियाज में रहने वाले पॉलिटिशियंस हैं मेजरली वही इसकी पूरी डीलिंग करते हैं और पूरा जो बेनिफिट है ड्रग ट्रेड से वो इन्हीं मिताइस को जाता है ना कि कुकीज को. ओके, तो ये पूरा एक सिनेरियो है यहां पर. अब यहां पर 2008 में एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट, बिटवीन मणिपुरी गवर्नमेंट एंड दी कुकी रेबल्स और यहां पर एक तरह का सीज फायर कर दिया गया था. बट अभी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहां पर रेजोल्यूशन पास किया कि वी वॉन्ट गोना रिन्यू दिस सीज फायर एंड वी विल लेट इट एक्सपायर. दैट मीन्स नाउ द मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट दीज कुकी रेबल्स विल स्टार्ट अगेन, राइट. ये पूरी कहानी अभी तक की मणिपुर की. तो यहां पर फिर से यही सब चीजें हुई है. अब दूसरी चीज जो कुकी जो कम्युनिटी है ये डिमांड कर रही है कि विद इन मणिपुर, जबकि मिताइस का क्या है कि मणिपुर हमारा है, आप लोग चले जाइए मिजोरम या म्यांमार चले जाइए, ठीक है. जबकि कुकीज का ये कहना है कि हम मणिपुर में ही रहेंगे. एट द सेम टाइम वी वांट ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स वी वांट ए स्टेट विद इन स्टेट. मणिपुर के अंदर ही हमें हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और उसी को लेकर इन्होंने रैली निकाली थी और उसी में इन लोगों ने एक बीजेपी लीडर के घर को जला दिया है, राइट. तो ये पूरा इशू है मणिपुर का अभी तक का. अब चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए भी काफी कॉल दिए जा रहे हैं कुकीज की तरफ से कि ये जो सीएम है यहां पर ये बायस्ड है इस पूरे मैटर में, ही इज टोटली फेवरिंग दी मिताइस. और इन्होंने पुलिस के जो आर्सेनल थे उनकी लूट होने दी जानबूझकर और मिताइस के पास ऐसी मशीन गन्स तक के टाइप के वेपन्स पहुंच गए हैं जो कि जनरली सिविलियंस के पास नहीं होते हैं, ठीक है. तो पुलिस आर्मी जानबूझकर इन्होंने रेड होने दी. दूसरा एक और सीन यहां पे आता है असम राइफल्स का. असम राइफल अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो पुलिस है वो भी प्रिडोमिनेटली मिताइस की है और वो पुलिस इन रेबल्स को फेवर कर रही है जैसा कि कुकीज को लगता है. एट द सेम टाइम असम राइफल में काफी सारे कुकीज हैं तो ये लोग फेवर कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को. तो एक केस ऐसा भी आया था जहां पर असम राइफल के ऑफिसर्स ने कुकी मिलिटेंट्स को एस्केप करने में मदद की थी फ्रॉम दी मणिपुर पुलिस. तो ये इतना ज्यादा सोशल फैब्रिक इस पर डैमेज हो चुका है मणिपुर में. आई होप आपका रिवीजन हो गया. ये सारी चीजें हम पिछले एक साल से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज कर दी है. दूसरा लाओस, इसके बारे में हमने बात की थी कि यहाँ पर इंडियंस को ले जाया जाता है इन द नेम ऑफ जॉब कि आपको जॉब कराएंगे, ठीक है. वहां पे आपको सारा वर्क सिखाया जाता है. उसके बाद आपको यूज किस में किया जाता है, साइबर स्कैम टाइप की चीजों में, ठीक है. फेक कॉल्स कीजिए, स्पैम कीजिए लोगों को, उसके बाद उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालिए, तरह तरह के स्कीम, ठीक है. उसी को रिस्पेक्ट में मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था डिजिटल अरेस्ट,
जिसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस मिला कुछ ही दिन पहले। जहाँ आपके पास एक फोन कॉल आता है कि आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, आपका पूरा एक डेटा था, एक पार्सल आपके नाम पे जा रहा है दुबई, वो पहुंच नहीं पाया है, और उसमें हमें कुछ गलत चीजें मिली हैं, ड्रग्स टाइप की, गोल्ड बिस्किट टाइप की, ओके, इस तरह की। और फिर वो आपको पूरा एक ऑफिस सेटअप लगा रखते हैं, वो लोग अंदर आईपीएस ऑफिसर सारे यूनिफॉर्म बैठ पहन के बैठ जाते हैं, और फिर आपको कहते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आप कैमरे के सामने से हटेंगे नहीं। और इसी तरह के नोएडा में काफी सारे केसेस आए थे, जहां पे कुछ फीमेल को 5 to 6 लाख तक का उनसे डराकर पैसे निकलवा लिए गए। बाद में उनकी आत्मा जागी एंड दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल द रिपोर्ट अगेंस्ट दिस कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आए कस्टम ऑफिशियल से, ओके। तो ये जो साइबर स्कैम चल रहे हैं इस तरह के, इसमें लाओस से काफी सारे ऑपरेट हो रहे हैं, और वहीं से 47 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है। 47 Indians trapped in cyber scam center in Laos have been rescued from बोक्यो प्रोविंस। अब ये प्रोविंस के नाम याद रख लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ साल से हम देख ही रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे कॉन्स्टेंटली पूछ रहा है। कॉशनिंग, सॉरी 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 सॉरी, cautioning its nationals against fake job offers in Laos and urged them to conduct due diligence to avoid being deceived। ठीक है, वरना आपका पासपोर्ट वगैरह वहां जब्त कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको कंपलसरीली इन्हीं चीजों में ट्रैप करके रख दिया जाएगा। ओके, साइबर स्कैम सेंटर्स एट द गोल्डन ट्राइंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन बोकियो प्रोविंस ऑफ लाओस। आई होप अब तक आपको ना ये सब मैप वगैरह याद हो गए होंगे, ये तो बच्चों को भी हो जाते हैं ना, लाइक इंडिया है यहाँ पर, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है, उसके बाद हमारे बॉर्डर से लगता हुआ म्यांमार है, देन थाईलैंड है, ठीक है, देन लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, ठीक है। ये तो ये जो म्यांमार थाईलैंड वाला और लाओस वाला जो ट्राइंगल है, ये पूरा ड्रग कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। अब मैंने आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस की थी हेमा कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, केरल फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह केस चल रहे हैं। अब ऐसा ही मैटर आया है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। यहां भी लीडिंग विमेन एक्टर्स, producers and directors of Telugu films are pushing the Telangana government to release a 2-year-old report on sexual harassment in the industry as the first step towards creating a safe working environment। अब हेमा पैनल की रिपोर्ट और ओवरऑल जो इंडस्ट्री, जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये भले ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात है, बट आप इसको कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, सब जगह सेम इशू है। 4-5 बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो पूरा पैसा लगाते हैं हर फिल्म में, कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कौन से एक्टर मेल और फीमेल कॉपरेटिंग है, कौन से नॉन कॉपरेटिंग है, और जो नॉन कॉपरेटिंग है उनको पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक, जैसे बॉलीवुड में एग्जाम्पल मिलता है सलमान खान का, उससे लड़ाई होने के बाद विवेक ओबरॉय को ना के बराबर काम मिला फिल्म में, दो बीइंग ए टैलेंटेड एक्टर। तो इस तरह की चीजें वहां भी होती है, यहाँ भी होती है, हर फिल्म इंडस्ट्री में। ये बाकी मेन फोकस विमेन पर है, तो वो हेमा कमेटी को रिपोर्ट मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी, वो आपको वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल में कल आपको पूरा एक कंपाइलेशन दे दिया है, ये वीकली वीक 4 का, जिसमें हम लोगों ने मेंस 450 प्लस में जो टॉपिक डिस्कस करें और शॉर्ट्स इन न्यूज में जो डिस्कस करें, ठीक है। प्रीलिम्स की बात जो है, तो इसका वीकली अब से 1 अगस्त से बनना शुरू होगा, और ये आपको हर वीक मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पेड कोर्स में एनरोल हैं, पेड कोर्स वो नाम का है यार, सिर्फ इट जस्ट कम एट 1000 रुपीज मंथली, बट उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। एट्रोसाइड्स अगेंस्ट वीमेन है सीरियस कंसर्न, ये प्राइम मिनिस्टर जी ने यही रिपीट किया है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे स्टैम्प एंड कॉइन कमेमोरेटेड 75 ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 75 ईयर्स, तो इसलिए इन्होंने एक कमेमोरेटिव कॉइन निकाला है। एंड सेकंड इज, मोदी जी ने यहाँ पर भी एक अच्छी बात बोली कि वी शुड स्टॉप कॉलिंग द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एज द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, क्योंकि कॉलोनियल वर्ड था, वो ब्रिटिशर्स इसलिए यूज करते थे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे गोरे, और ये इंडियंस को हम सबऑर्डिनेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलाउ कर देते हैं, इनको अपॉइंट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस में, और इनको सबऑर्डिनेट माना गया, ठीक है। तो ये बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोलना चाहिए, ना कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी। देन नाउ मोर women joining the district judiciary, now this is again an important aspect, क्योंकि women का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बहुत ज्यादा कम है। जैसे अभी केरल में लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें 72% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स वर women। ये बॉर्डर पॉइंट आपको कोट करने पड़ेंगे आपके एग्जाम में, ओके। और उसके अलावा बेल वॉज द रूल एंड जेल एंड एक्सेप्शन, ये नॉर्म जो है ये हमें अपहोल्ड करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 67% अंडर ट्रायल्स आज भी जेल में है।
कई तो ऐसे पड़े हुए हैं सालों से जिनकी ट्रायल हो ही नहीं पाई है, और कईयों की ट्रायल हो भी गई, उनको बेल मिल भी गई, लेकिन बेल बॉन्ड नहीं जमा कर पाए वो, दैट्स बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर। तो वो भी आज तक जेल में लैग कर रहे हैं, और उस वजह से फिर इशू क्या शुरू हो जाता है, ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल। अब क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे सामने आया है, तो मैं आपको आज ही ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल पर एक 15-20 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल, पुलिस रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म, ये तीनों चीज साथ में ही जाती हैं, तभी जाकर हम पूरे क्रिमिनल सिस्टम को रिफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग करेंगे। ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल हम लोग आज कर लेंगे, पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब से वो प्रीलिम्स, सॉरी, शॉर्ट इन न्यूज एंड मेंस 450 वो सिर्फ ऐप पे अवेलेबल होगा, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इजी एज पाई नाम से ही है, ठीक है। एंड उसमें जो पेड कोर्स है मंथली बेसिस पर उसी में अवेलेबल होगा। सी अगेन, डोंट रिक्वेस्ट फॉर कि सर ये पेड कोर्स मत कीजिए या इसको और अमाउंट कम कर दी, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आजकल तो स्कूल के बच्चों में भी आई थिंक मंथली फीस इतनी होती है, तो आप तो फिर भी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, एंड इट टेक मी लॉट ऑफ एफर्ट्स, ट्रस्ट मी। अभी मैं आपको यहाँ दो टॉपिक कराऊंगा, आप समझ जाओगे कि इसमें कितने एफर्ट लगते हैं इसको तैयार करने में। और कोई भी चीज अगर फ्री होती है तो उसमें वो मोटिवेशन नहीं रह जाता, फिर सामने वाला भी आपको कोई अच्छी क्वालिटी नहीं देगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर टाइम वेस्ट एज वेल एज योर अटेम्प्ट वेस्ट। ओके, तो इस तरह की चीजें ना हो इसलिए एक मिनिमम फीस रखनी पड़ती है। सेंटर आज बंगाल टू एक्सपीडिएट सेटिंग अप फास्ट ट्रैक कोर्स। नाउ कुछ टाइम पहले, सबसे पहले क्या किया था कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया सेंटर को कि आप एक सेंट्रल लॉ बना दीजिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट, ठीक है, विमेन सेफ्टी को लेकर। बट सेंटर का स्टैंड ये था कि हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लॉ नहीं बना सकता। दूसरी बात कि सभी स्टेट ने ऑलमोस्ट लॉ बना रखे हैं इस डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए। बट अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने कहा था कि बंगाल बातें बड़ी बड़ी कर रहा है ममता जी, बट सच्चाई ये है कि इन्होंने एक भी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश नहीं किए हैं अंडर द सेंट्रल स्कीम। तो इस पे ममता जी का काउंटर ये था कि हमने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट तो नहीं बनाए, लेकिन हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो थे, ये सेंटर ने कहा था कि एक्सक्लूसिवली डील करेंगे विद रेप केसेस, ठीक है, एंड पॉक्सो केसेस। तो ये ममता जी ने नहीं बनाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो उन्होंने बनाए वो बाकी के भी अदर केसेस को डील करते हैं, जैसे अदर जो सिविल केसेस हैं उनको भी, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह, उनके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दीज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का सोल पर्पस है रेप केसेस एंड पॉक्सो केसेस को हैंडल करना, ठीक है। तो ये बंगाल यहां पर फेल हुआ इसको बनाने में। Setting up fast track special courts dedicated to handling cases of rape and those under POCSO Act। ठीक है, पॉक्सो एक्ट में आपको पहले भी एक बार करवा चुका हूं, बट मैं इसको दोबारा आपको करवा दूंगा क्योंकि पहले कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था। देन सीकिंग ए स्ट्रिंजेंट सेंट्रल लॉ एंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट फॉर हीनस क्राइम सच एज रेप एंड मर्डर। तो ये डिमांड की थी ममता बनर्जी ने कि आप एक सेंट्रल लॉ बनाइए, तो गवर्नमेंट ने कहा ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं आता। Next, while West Bengal established 88 fast track courts, these are not the same as fast track special court recommended under the union government scheme। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बंगाल में ऑलरेडी हैं, दे हैंडल ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम केसेस लाइक सिविल डिस्प्यूट एंड आर नॉट एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू रेप एंड पॉक्सो। इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए बोला गया है बंगाल को। देखिए यहां पर वही बात लिखी, कुकी जो बॉडी कॉल्स फॉर इमीडिएट अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ मणिपुर सीएम, क्योंकि ये बायस रहे हैं इस पूरे मैटर में। 5 बॉयज बुक फॉर असॉल्टिंग दलित टीन एंड रिकॉर्डिंग वीडियो। अब देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन गरीबी के आधार पर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने जो डिस्क्रिमिनेशन जिस बेसिस पे हो रहा है रिजर्वेशन भी उसी के बेसिस पर रहता है। बट एट द सेम टाइम जब मैंने आपसे रिजर्वेशन की बात की, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कास्ट के एडिशनली हमें इसमें जनरेशन भी देखनी होंगी, किसकी कितनी जनरेशन विद इन एसटी एससी भी कितनी जनरेशन एजुकेशन रिसीव कर चुकी है, ताकि उन्हीं की कम्युनिटी में दूसरों को भी वो बेनिफिट अब मिल सके, ठीक है। जनरेशन भी देखनी होगी, जनरेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे टीना डाबी की फैमिली थी। एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो गिव सम वेटेज टू रीजन, आप किस रीजन से आते हैं, ठीक है। एससी स्टेइंग इन दिल्ली इज डिफरेंट फ्रॉम एससी स्टेइंग इन छत्तीसगढ़। दोनों को एजुकेशन लेवल जो मिलेगा, एक्सेस होगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। वो सेम लेवल का कंपटीशन नहीं फेस कर पाएंगे नीट आईआईटी जैसे एग्जाम्स में या यूपीएससी में भी, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, कास्ट को वेटेज दीजिए, 75% देना है दीजिए, बट बाकी 25% इन जनरेशन ऑफ एजुकेशन एज वेल एज आप किस रीजन से, कहां आपका बर्थ हुआ है, ठीक है, या आप कहां रह रहे हो पिछले 1-2 साल से, उस या कहां से आपकी स्कूलिंग हुई है, उसको भी वेटेज देना होगा, तब जाकर रिजर्वेशन बेनिफिट सही लोगों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट इज
यहाँ पे जस्ट बीइंग ए दलित, इस बच्चे को असॉल्ट किया गया, 17-year-old दलित बॉय, एंड फोर्सिंग हिम टू एक्ट लाइक ए रूस्टर, मुर्गा, एंड फिल्मिंग द इंसिडेंट। अब इसके केस में हमें दो चीजें जाननी होंगी, एक तो भारत न्याय संहिता, इसमें मैं आपको 15-20 मिनट्स का लेक्चर दूंगा सेपरेटली, ठीक है, भारत न्याय संहिता पर आज ही दूंगा, उसको वहां देखेंगे। बट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसाइड्स एक्ट हम आज ही देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक दो जजमेंट भी आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और दो अमेंडमेंट भी हुए थे 2015 में एंड 2018 में। तो इन दोनों अमेंडमेंट को भी जानते हैं और ये देखते हैं कि आखिर इस एक्ट में प्रॉब्लम्स क्या हैं। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये एक्ट न्यूज में आया क्यों है। ये आया है बिकॉज एक यूट्यूबर पर केस लगा हुआ है, एक दलित एमएलए के अगेंस्ट उसने कुछ रिपोर्टिंग की थी, तो इन्होंने इस पे केस फाइल कर दिया अंडर दिस एक्ट ऑफ 1989, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि यूट्यूबर ने आप पे जो कमेंट किया है वो कास्ट बेस्ड कमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए कास्ट बेस्ड कमेंट, ठीक है। यानी कि एक दलित पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करना या उसके अगेंस्ट कुछ रूडली भी बोल देना, दैट इज, वो एक अलग क्राइम हो सकता है कि आपने एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को गाली दी, एक सिटिंग एमएलए को, वो अलग केस है। लेकिन अगर आपने उसको गाली सिर्फ इसलिए दी है कि ये दलित है या ये आदिवासी है, तब वो केस इस एक्ट के अंडर फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि इस केस में एक्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? अब जैसे पूजा खेड़कर का भी जो केस चल रहा है यूपीएससी में, उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, यानी कि मैं अपने अरेस्ट से पहले या मुझे कोर्ट में बुलाने से पहले ही मैं अपने वकील को भेज के बेल ले लूंगा, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए पहले मुझे, फिर हम बात करेंगे आगे, अरेस्ट से पहले ही। लेकिन इस एक्ट में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। तो यही केस यहाँ पे आया था, सुप्रीम यहाँ पे हाई कोर्ट जो था उसने ऑब्जर्व किया कि देखिए इस केस में तो हम एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे बिकॉज ये जो केस है वो इस एक्ट के डोमेन में फॉल नहीं करता। आप वैसे लगा सकते हो कि मेरी इंसल्ट की है, डेफेमेशन किया, वो सब कर लो, लेकिन इस एक्ट के उसमें आने में आपको वो कास्ट बेस्ड कमेंट होना जरूरी था, जो कि उन्होंने कास्ट बेस्ड नहीं किया इस यूट्यूबर ने, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। एंटीसिपेटरी बेल अभी के लिए याद रखिए कि ये आपको पहले ही ले ली जाती है अरेस्ट से पहले। चलिए जल्दी से देखते हैं इस एक्ट को। एक्ट ऑफ 1989 क्यों लेकर आए थे? सिंपल सा गोल था, टू सेफगार्ड द मेंबर ऑफ एसटीएससी फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। अब इसको याद रखिए, कास्ट बेस्ड ही होना चाहिए वो डिस्क्रिमिनेशन, देखिए ऐसा नहीं कि अब दो लोगों में मान लो ऐसे नॉर्मली भी लड़ाई हो गई या कुछ हो गया तो आपने जाके कह दिया मुझे गाली दी, देख क्या हमने आपको आपकी जाति की वजह से गाली दी या आपकी जाति सूचक गाली दी, उसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वही केस अभी चल रहा है। नेक्स्ट इज, ये एक्ट हम लोग लेकर आए थे टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 17। 17 आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अनटचेबिलिटी की, ठीक है, तो हमें अनटचेबिलिटी अबॉलिश करनी है। और आर्टिकल 15 बात करता है कि हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अपने लोगों में, ठीक है, ये दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे इंश्योर करना था इस एक्ट से कि प्रोटेक्शन जो दी जा रही है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, और जो प्रीवियस लॉज हैं वो क्यों इनएडिक्वेट रह गए। और प्रीवियस लॉज दो ऑलरेडी चल रहे थे, दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अब ये दोनों एक्ट ऑलरेडी चल रहे थे, बट ऑब्वियसली दोनों इनएडिक्वेट साबित हुए, इसलिए 1989 में हम लोग एक और एक्ट लेकर आए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स, राइट। बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि वो फ्रेम करेगा रूल अंडर दिस एक्ट, वाइल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर करेंगे उसको सेंट्रल असिस्टेंस के साथ, ठीक है, रूल बनाएगा सेंटर और इंप्लीमेंट करेंगे स्टेट्स। इसकी कुछ की प्रोविजन जान लेते हैं। अब अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो कुछ साल पहले तक ये एक्ट पूरा सेक्शन बाय सेक्शन आपको याद रखना होता था, एमपीपीएससी में आता था, बट अब नहीं आता है। नाउ पहला प्रोविजन इस एक्ट का कि ये डिफाइन करता है कि ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे। फिजिकल वायलेंस अगर आपने किया, हैरेसमेंट किया आपने उसकी, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया है, ओके, तो इट रिकॉग्नाइज दीज एक्ट्स एज एट्रोसाइड्स। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हो तो वो एट्रोसाइड्स मानी जाएगी, और इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है एक्ट में, और इसके लिए स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज सेट की गई हैं। दिस इज फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड इज, बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट रखी जाती है यहाँ पर, बहुत ही हाई पेनल्टीज रखी जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेक्शन 18, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारे जो सीआरपीसी है उसमें ये प्रोविजन होता है, जैसे पूजा खेटकर का भी केस चल रहा है, उसको सीआरपीसी के अंडर, यानी कि अब भारत जो नए लॉज आए, नागरिक संहिता, ठीक है, उसके अंडर में यहां पर ये सेक्शन 438 जो था वो प्रोवाइड करता था एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि मैं अपने अरेस्ट से पहले ही बेल जाके ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के अंडर में अगर आप पे चार्जेस लग गए
तो सेक्शन 18 कहता है कि ये बिल्कुल एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये एक्सक्लूड कर देता है इस सेक्शन को ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है। वो कहते हैं कि ये सेक्शन अप्लाई होगा ही नहीं एसटी एससी एट्रोसाइट एक्ट के अंडर में। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यही डिमांड किया था इन एमएलए साहब ने कि ये एंटिसिपेटरी बिल तो देनी नहीं चाहिए इस यूट्यूबर को। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कि ये एंटिसिपेटरी बिल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने आप पे कोई कास्ट की वजह से कमेंट नहीं किया, वो जिस वजह से भी किया वो अलग केस है। दूसरा, स्पीडी ट्रायल हो सके उसके लिए स्पेशल कोड बनाए जाते हैं इसके लिए। ओके, और यहाँ पर प्रोटेक्शन सेल भी बनाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज लेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, दिस इज फोर्थ प्रोविजन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर डीएसपी से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीएसपी या उससे ऊपर के लेवल का ही ऑफिसर होना चाहिए जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए विद इन स्टैपुलेटेड टाइम, जितना दिया जाएगा दैट इज 6 मंथ। इसके अलावा रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है, यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनसेशन, लीगल एड, सपोर्ट सर्विसेज भी दी जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एक्सक्लूजन। दिस एक्ट डज नॉट कवर ऑफेंसेस बिटवीन एससी एंड एसटी, नीदर कैन इन्वोक एक्ट अगेंस्ट ईच अदर। अब सोचिए कि दो एससी में ही लड़ाई हो गई, ठीक है, या दो एसटी में लड़ाई हो गई आपस में, या फिर एक एससी और एक एसटी में लड़ाई हो गई। तो ऐसे केस में ये एक्ट फोर्स में नहीं आएगा। आपके अगेंस्ट क्राइम करने वाला या आपको इंसल्ट करने वाला इधर ओबीसी का होना चाहिए या फिर वो जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। ठीक है, अगर विद इन एससी एसटी ये फाइट होती है या इस तरह का कोई केस होता है तो ये एक्ट लागू नहीं होगा, वो फिर सिंपल आपका आईपीसी एंड सीआरपीसी लागू होंगे। क्लियर है? दो अमेंडमेंट हुए रिसेंटली, उनके बारे में बात करते हैं। 2015 का जो अमेंडमेंट था उसने क्या किया, यहां पर उसने न्यू कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस ऐड किए, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी कि जूतों की माला पहना देते हैं दलितों को। ठीक है, उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के लिए फोर्स किया जाता है कि ये नाली साफ करो, गाँव में गंदगी हो रही है। इम्पोजिंग सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट, कि अगर तूने दुकान खोल रखी किराने की तो हम देखते हैं तेरी दुकान से कौन खरीदने आता है, हम बिल्कुल नहीं लेंगे तेरी दुकान से सामान, तो भूखा मर जाएगा। इस तरह की चीजें होती है गांव में, विलेजेस में। ठीक है, तो ये जो न्यू ऑफेंसेस थे इनको भी ऐड किया गया कि ये भी अब से क्राइम माने जाएंगे। ठीक है, सेकंड इज, अगर आप सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हो या इंटेंशनल टचिंग करते हो एसटी एससी विमेन की विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, तो भी आपको ये क्राइम माना जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप एसटी एससी की लड़की को देवदासी बना के रखते हो मंदिरों में, जो कि एक टाइम की प्रथा होती थी, इसको पूरी तरीके से आउटलॉ कर दिया गया। अब देवदासी का मतलब ये नहीं कि उनको गर्भागृह में एंट्री देते थे, नो नो। कुछ जगहों पे ये था कि ये मंदिर का कैंपस है ना, तो मंदिर के कैंपस के बाजू में जो रोड वोड गई है, ठीक है, या जो नाली वगैरह है मंदिर के पीछे, जाओ इसको साफ करो। ठीक है, देवदासी की तरह। तो इस तरह की बकवास चीजें अबॉलिश कर दी गई। नेक्स्ट इज, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस ऑफिशियल, कलेक्टर, एसपी, ये लोग अगर नेग्लेक्ट करते हैं अपनी ड्यूटी को एसटी एससी के केस में, तो ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स को भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये मेजर 4 अमेंडमेंट्स किए गए 2015 में। देन अब उसके बाद क्या हुआ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया था जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई केस आता है, कोई रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो पहले पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी, डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अभी क्या होता है कि आप जाके कह दीजिए गांव, किसी ने जाके अगर कह दिया पुलिस स्टेशन में कि मैं दलित हूं या मैं आदिवासी हूं और मुझे गाली दी गई है जाति सूचक, ठीक है, जैसे सॉरी टू से दिस बट गांव में इस तरह की गालियां चलती हैं, भंगी, चमार एंड ऑल दोस्त, उनकी जाति ही उनके लिए गाली बन गई है काफी सालों से। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए उनके अगेंस्ट और उसने पुलिस स्टेशन जाके कह दिया, तो पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत एफआईआर लिखनी पड़ेगी आपके अगेंस्ट कंपल्सरीली। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2018 में एक जजमेंट में कह दिया था कि नहीं, पहले आप इंक्वायरी कर लीजिए एक प्रिलिमिनरी। ठीक है, अगर सही पाया जाता है वो, तो फिर आप जाकर एफआईआर लिख सकते हो, ताकि फॉल्स केस रजिस्टर ना होने पाए। फिर इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो फिर गवर्नमेंट को झुक के वापस से अमेंडमेंट करना पड़ा तो 2018 में, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो रिक्वायरमेंट थी सीनियर एसपी एसएसपी, सीनियर एसपी की अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट थी बिफोर अरेस्टिंग एन अक्यूज, ये रिमूव कर दी जाती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यानी कि अब इमीडिएट अरेस्ट इज परमिटेड विदाउट प्रायर अप्रूवल। पहले ये था कि आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, फिर एसएसपी साहब से जाके परमिशन ले लीजिए और फिर रजिस्टर कर लीजिए एफआईआर। तो ये प्रोविजन जो आया था इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया बाय दिस अमेंडमेंट ऑफ 2018। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ये हैं कि पहले तो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं स्पेशल कोर्ट के पास।
हम हालत जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कि क्या किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। इतने ज्यादा केसेस आ जाते हैं, जितनी कैपेसिटी नहीं है उनके हैंडल करने की, उतने अच्छे जजेस नहीं है वहां पर, ठीक है। तारीख पे तारीख चलती रहती है, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, पेंडेंसी बढ़ती जाती है। इनसफिशिएंट रिहैबिलिटेशन प्रोविजन, अब हमने ऊपर पढ़ा कि रिहैबिलिटेट करेंगे, कुछ सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बट एग्जैक्टली आपने डिस्क्राइब नहीं किया। ये बहुत ही वेग मैनर में लिखे गए हैं कि ठीक है आपको कुछ सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाएगा, बट एग्जैक्टली क्या सपोर्ट दिया जाएगा वो प्रॉपरली मेंशन नहीं है। सो दिस प्रोविजन इज इनसफिशिएंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, इवन अमंग द एसटी एचसी ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस एक्ट प्रोविजन, ठीक है। एक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजन देता तो है, जैसे वारंट के बिना आपको अरेस्ट किया जा सकता है, बेल नहीं हो पाएगी आपकी, तो इस वजह से काफी मिसयूज हो गए हैं, ठीक, काफी मिसयूज हुआ है इस एक्ट का। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप टू कवर्ड क्राइम्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे सपोज कीजिए किसी एसटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी भी वजह से, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक, अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ऐसे क्राइम्स को कवर नहीं कर रहा है ये। अब्यूज कर रहे हो आप किसी को, फिजिकल मेंटल हार्म कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ब्लैकमेलिंग जैसे क्राइम्स को कवर नहीं किया तो इसका स्कोप भी थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, तो मैंने ये टॉपिक आपको पूरा इन डेप्थ करा दिया है। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा, नाउ आई एम श्योर आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मेन चीज होती है न्यूज एनालिसिस में कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको मणिपुर का पूरा इशू एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, मैंने आपको एसटी एससी में 2 अमेंडमेंट हुए और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोविजंस इंपॉर्टेंट, वो सब बता दिया, एंटिसिपेटरी बेल एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। बस क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेंस में जब क्वेश्चन आए तो आंसर शुड नेचुरली फ्लो फ्रॉम योर माइंड। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा था, रट्टा मारा था, अब मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करूं। उस तरह की प्रिपरेशन यूपीएससी में पास नहीं करा पाएगी आपको। ओके, एंड सेकंड थिंग इज कि न्यूज़पेपर के अलावा भी मैं जो बाकी के इनिशिएटिव चला रहा हूँ उसमें यही मोटिव रहता है कि आपके प्रिपरेशन को जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बना पाए। इसे चैनल का नाम ही इजी एज पाई रखा है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियली वंडरफुल आर्टिकल। अब ये 2G इथेनॉल बनाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो कि पूरा उसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे पहली बात तो ये बताइए आप मुझे कि 2G हम लोग किससे बना रहे हैं। मैंने आपको चारों जनरेशन अभी तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन तो हम लोग फूड क्रॉप से बना रहे हैं। सेकंड वाली हम किससे बना रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से, जैसे राइस हस्क, पराली जो जलाई जाती है वहां हरियाणा पंजाब में, उस वजह से पूरा पॉल्यूशन होता है। ऐसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट से, सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट, इससे इससे बना रहे हैं हम 2G इथेनॉल। तो इन सबको डिकम्पोज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कुछ एंजाइम्स की। लेकिन अभी हम लोग काफी सारे जो एंजाइम्स है, ऑलमोस्ट पूरे ही एंजाइम हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारा 2G इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो एंजाइम पे डिपेंड करता है, और एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे पास नहीं है अभी तक ज्यादा, और इसीलिए हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया। नाउ, अभी 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किए, बायो E3 पॉलिसी टू बूस्ट बायोटेक्नोलॉजी सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मैं इस पे आपको सेपरेट लेक्चर दूंगा इन दिस 20 मिनट सीरीज, ठीक है, वो मैं आपको आज अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे। सेकेंड इज, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाउ कंटेम्पलेटिंग सेटिंग अप एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू बोल्स्टर इथेनॉल प्रोडक्शन। अब ये तो देखिए सबसे पहली स्टेप होती है, ये तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जो कैटलिस्ट बना के देगा सब कुछ, अगर हमारे पास वही नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक कि हमने सारी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है चलाने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी इसको बनाने में काफी लेट हो गए, काफी लेट हमारा ध्यान गया इस तरफ, बट अब हम लोग सेटअप कर रहे हैं एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू बोस्टर इथेनॉल प्रोडक्शन। ओके, ना बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पॉलिसी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आज ही। इट इज क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक। इट एम्स टू सेट अप बायो फाउंड्रीज दैट विल प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड फीड स्टॉक एंड कैटलिस्ट, ठीक है। दोनों चीजें प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट रखे। बायो फाउंड्रीज यानी कि हम लोग अच्छे फीड स्टॉक ला सकें बायोफ्यूल बनाने के, और दूसरा कैटलिस्ट जो ये करके देगा, यानी कि एंजाइम्स। India will need around 13.5 billion liter of ethanol annually by 25-26। ठीक, अब ये बहुत ज्यादा है, ये 13 बिलियन लीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक। ऑफ दिस अबाउट 10 बिलियन लीटर विल गो टुवर्ड्स मीटिंग द फ्यूल ब्लेंडिंग ऑफ E20। अब इस 13 बिलियन लीटर जिसकी हमें जरूरत होगी एनुअली, हर साल जरूरत होगी हमें इतने की, ठीक है, उस 13 में से 10 बिलियन लीटर तो अकेला हमारा E20 का टारगेट मीट करने में ही चला जाएगा, यानी कि हमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है जो। और ये भी याद रखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सेटअप किया था पहला 2G इथेनॉल प्लांट इन पानीपत, जो यूज कर रहा है राइस स्टबल, यानी कि जो पराली जलाई जाती है उसको यूज कर रहा है एज अ
फीड स्टॉक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लांट सेटअप किया गया, इट इज जस्ट रनिंग एट 30% कैपेसिटी, राइट? वाई? क्योंकि राइस स्ट्रॉ उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। वो जलाना ही पसंद करता है किसान की, यार जला दे, इतना टाइम नहीं है, अगली फसल बोनी है। क्रिटिकल इंग्रेडिएंट, एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट टू कन्वर्ट स्टबल इनटू इथेनॉल आर एंजाइम्स। जब तक एंजाइम्स नहीं होंगे ये कंपोज डिकम्पोज नहीं होगा स्टबल इनटू इथेनॉल। ओके, एंड एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोसेस। So these enzymes are imported and constitute a significant component of cost of 2G ethanol प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कॉस्ट इन एंजाइम्स की आती है और हम लोग इस पे इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो हम लोग ये इथेनॉल वगैरह क्यों बना रहे हैं, क्यों ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, ताकि हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम हो सके। लेकिन उसी बायोफ्यूल को बनाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब रहा? ठीक है, इसलिए हमें इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना होगा और उसी के लिए ये कोशिश की जा रही है। These enzymes are derived from tweaking a fungus that belongs to broader family of fungi that is Penicillium fumicosum। ठीक है, इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। द थिंग इज कि एंजाइम हम लोग कहां से बना रहे हैं, हम लोग एक फंगस के थ्रू बना रहे हैं इस एंजाइम को। However, only through the several steps of genetic engineering, ठीक है, वो यूज की जा रही है यहाँ पे इसकी जीन मॉडिफिकेशन, that this fungus can be tweaked to produce the necessary enzyme in sufficient quantity that can then act as efficient hydrolyzer of organic refuse such as rice stubble। फिर ये एक हाइड्रोलाइजर की तरह यूज किया जाएगा और ये पराली डिकम्पोज होगी। देन ये जो एंजाइम होगा ये सेल फ्री होता है, ये डाइजेस्ट करता है बायोमास को, एंड आफ्टर डाइजेशन जो प्रोड्यूस हमें मिलेगा वो होता है फ्री शुगर विच कैन बी फर्मेंटेड नॉट ओनली फॉर इथेनॉल। इथेनॉल में तो यूज होगा ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है फ्री शुगर, बट उसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो सकता है, ये एपीआई में भी यूज हो सकता है, यानी कि एपीआई मेडिसिन बनाने में यूज होता है, दवाइयों में, फार्मेसी इंडस्ट्री में। ओके, अभी गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट किया है कि आपको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ बाय 2025। ब्राजील 40% अचीव कर चुका है, हम तो 20 पे ही हैं अभी। ठीक है, एंड ये एंजाइम अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम 2/3 रिडक्शन कर सकते हैं कॉस्ट में। ठीक है, तो ये बायोफ्यूल और सस्ता हो जाएगा। देन अगर आप देखें कि 1 लीटर इथेनॉल बनाना अगर हम अलग अलग सोर्सेज से बनाएं तो कितना खर्चा आता है, तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए आपको 2.3 केजी राइस खर्च कीजिए या फिर 2.6 केजी ऑफ मेज खर्च कीजिए या फिर 50 केजी ऑफ शुगर केन खर्च कीजिए। ठीक है, तब जाके 1 लीटर इथेनॉल बन के आता है। तो फिर अगर हम इन सब से बनाने लगे, ये सब तो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है ना, अगर इनसे बनाने लगेंगे तो डिबेट शुरू हो जाएगी फूड और फ्यूल में कि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें या फ्यूल सिक्योरिटी इंश्योर करें। ओके, एंड ये तीनों क्रॉप जो है वाटर गजलिंग क्रॉप है, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे वाटर रिसोर्स पर भी इसकी मार पड़ती है। देन तो बेटर है कि हम लोग एग्रीकल्चर बायोमास और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर ही डिपेंड करें, यानी कि 2G को ज्यादा बूस्ट दें। ठीक है, इनको ही फीड स्टॉक की तरह यूज करें। इसके अलावा ये एक ऑल्टरनेटिव यूज भी देता है स्टबल का, अदरवाइज तो वो फार्मर जलाते हैं, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, पंजाब अलोन प्रोड्यूस 20 मिलियन टन ऑफ राइस स्टबल, ये बहुत है। ठीक है, इतने में तो हम कितने ही प्लांट ऑपरेट कर लेंगे, बट उतना प्रोक्योर तो करे पहले गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट करके आपको न्यूज के साथ दे दिया था। नेक्स्ट इस यहाँ पे ये वीणा बनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थंजावुर वीणा इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन कंट्री टू गेट दी जीआई टैग। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, आप जानते हैं एक हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है नॉर्थ इंडिया का, दूसरा कार्नेटिक है। तो रुद्र वीणा एंड विचित्र वीणा यूज की जाती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, एंड सरस्वती वीणा एंड चित्र वीणा यूज की जाती है कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर कॉमन सेंस से जाएंगे तो आपका मन करेगा सरस्वती वीणा नॉर्थ इंडिया में यूज होती होगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उल्टा है। गवर्नमेंट व्हाई डिड सेंटर ऑल्टर इट्स पेंशन प्लान। अब इसको मैं आज लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि पहले मैंने आपको सिर्फ यूपीएस डिस्कस किया था, बट आज मैं तीनों में कंपैरिजन करके वन टाइम हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा बट आपको यूजफुल बहुत रहेगा। ठीक है, बाकी इनके कंपाइलेशन तो आपको मिल ही जाएंगे और डेली भी आपको मिल ही जाता है। देखिए, ये पीडीएफ रखने के लिए नहीं है, इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लो अपने और हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो। ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेली की पीडीएफ इकट्ठी करके और उसको रिवाइज कर लेंगे आखिरी टाइम पे, प्रीलिम्स के बाद नहीं होगा वो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाइए शॉर्ट में, उसी के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर 2004 में न्यू पेंशन स्कीम ले आए और अब लेकर आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोनों के फीचर्स है, न्यू पेंशन के भी और ओल्ड पेंशन के भी। तो पहले इन दोनों के फीचर्स जान लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, आपने जो भी लास्ट सैलरी ली है 50% उसका मिल जाएगा। अगर आप रिटायर हो गए तब आपको लास्ट मंथ में सैलरी कितनी मिली, 70,000 मान लें,
तो 70,000 तो आपकी फिक्स पेंशन हो गई 35,000। ठीक है, 35,000 तो मिलेगी। उसके बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक महंगाई तो बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट भी कर देंगे आपकी पेंशन को टाइम टू टाइम, तो आपकी पेंशन भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो बड़े बेनिफिट थे ओल्ड पेंशन स्कीम में। ठीक है? और इस वजह से इंसान क्या करता था, सपोज किसी का सर्विस में मन नहीं लग रहा, उसको 50 साल में लग रहा है कि यार मैं थक गया हूं, मुझे रिटायर होना है, लेकिन वो नहीं होता था। वो अपनी एफिशिएंसी कम हो गई है, सब कुछ कम हो गया है, जोश नहीं है अब काम करने का, लेकिन उसके बाद भी वो टिका रहता था 60 ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि उसको ये चाहिए था कि मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी, अब वो तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो 60 साल तक वो टिका रहता था, इरिस्पेक्टिव की उसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी बहुत पुअर हो चुकी है। लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेते थे, गवर्नमेंट निकाल भी नहीं पाती थी, क्योंकि उनको लास्ट ड्रॉन सैलरी से ही लिंक होती थी उनकी 50% पेंशन। राइट। तो यहां पर फिर हम लोग शिफ्ट कर गए न्यू पेंशन स्कीम में, जहां पर मार्केट लिंक पेंशन की बात की गई। यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी सैलरी, आपका जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, वो अभी मैं समझाऊंगा, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता था और करीब 14% गवर्नमेंट देती थी, और आपका एक फंड इकट्ठा होता रहता था पूरे जब तक आप सर्विस कर रहे थे। अब इसी फंड के साथ जो पूरा आपका जो फंड हुआ, ये इन्वेस्ट किया जाता था अलग अलग सिक्योरिटीज में, जैसे म्यूचुअल फंड वाले हैं, इंश्योरेंस फंड वाले हैं। ठीक है, ये सब इन्वेस्ट करेंगे अदर अदर सिक्योरिटी। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट बॉन्ड से जितना परसेंट रिटर्न आएगा आपके इंटरेस्ट, उस रिटर्न पे डिपेंड करेगी कि आपकी पेंशन कितनी मिलेगी। ठीक है, यानी कि सब कुछ मार्केट पे डिपेंड है कि आपकी पेंशन कितनी मिलेगी अंडर न्यू पेंशन स्कीम। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो लॉस का बिजनेस हो गया, कुछ फिक्स ही नहीं है। मार्केट में सिक्योरिटीज में कम चला जाए, बॉन्ड में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो मेरी तो कुछ फिक्स है नहीं, वो तो वैरी करती रहेगी टाइम टू टाइम। राइट। So this was a market linked pension. There is no defined pension and the pension value depend upon the performance of selected investment fund. क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर बैंक के किसी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में, या फिर किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इशू कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगी आपकी पेंशन। यूनिफाइड में क्या किया है, आपको गारंटी दी गई है। अब ये न्यू पेंशन स्कीम का हमेशा से क्रिटिसिज्म होता रहा कि हमें पसंद नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी लेकर तो आए, लेकिन एमपी एमएलएस पर लागू नहीं की। वो आज भी पुरानी पेंशन के मजे ले रहे हैं। ठीक, और मोदी जी ने भी नहीं किया, मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया। ठीक, तो यहां पर इन दोनों के कुछ कुछ फीचर्स लिए गए, यानी कि एक गारंटी पेंशन की गई है 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, यानी कि आपको आपकी सर्विस के आखिरी के पूरे साल में जितनी मिली होगी ना, उसमें जो बेसिक पे होता है, ठीक है, उस बेसिक पे इस पर कैलकुलेट की जाएगी आपकी एक पेंशन। ठीक है, उसका 50% आपको देंगे। तो इसने कहीं ना कहीं यूपीएस से थोड़ा बहुत इनकी डिमांड सेटिस्फाई कर दी। ये लोग कह रहे थे कि एनपीएस से वापस ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करो, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बर्डन बहुत ज्यादा होता था गवर्नमेंट पे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि हम दोनों के फीचर लाते हैं कि आपको गारंटेड पेंशन भी दे दी, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन 12 मंथ के एवरेज की। देन इन्फ्लेशन की बात है, महंगाई तो बढ़ती है, पापा लोग के टाइम, दादा लोग के टाइम अलग था, आज अलग है। ठीक है, तो यहां पर एडजस्ट की जाती थी पुरानी पेंशन कि आपको डीएनएस अलाउंस बढ़ता रहेगा महंगाई के साथ। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने कहा यहाँ कोई डीएनएस अलाउंस इन्फ्लेशन वगैरह के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे हम, और आपकी पेंशन जो है वो मार्केट लिंक है, मार्केट से जैसे रिटर्न आते रहेंगे आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। लेकिन मार्केट से तो रिटर्न घट भी सकते हैं ना, तो फिर पेंशन घट भी जाती थी। ठीक है, और पता चल रहा है महंगाई उल्टा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंसिडर किया गया है, और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये एक तरह का इन्फ्लेशन होता है, इस पे बेस्ड, इसमें जितनी महंगाई आएगी उस हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था अपनी तरफ से। ठीक है, अपनी सैलरी का कोई कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ही देगी पूरी पेंशन। बट न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को अपने बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का 10% देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर भी ये प्रोविजन मेंटेन रखा गया है सेम टू सेम। पुरानी में गवर्नमेंट फुल फंडिंग देती थी, और न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट 14% देती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 18.5% कर दिया है। गवर्नमेंट कह रही है हम 18.5% देंगे। ठीक है, आप 10% ही दीजिए जैसा पहले देते थे, 10-10 न्यू पेंशन स्कीम में, लेकिन सरकार इसमें आपको 14 की जगह 18.5% देगी। तो ये गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, ये पहले से बढ़ गया ना बर्डन। नेक्स्ट इज फैमिली पेंशन। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में इट कंटिन्यूस आफ्टर द रिटायरी डेथ, अगर हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई तो वाइफ को मिलेगी पेंशन। ठीक है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। वो जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ होगा आपके हस्बैंड का, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो ये अगेन एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करती थी। यहां पर क्या किया गया कि हाँ, ये वाला प्रोविजन फिर से लाए, लेकिन सिर्फ 60% ऑफ एम्प्लॉय पेंशन। अगर किसी आदमी को 30,000 मिलती थी, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उसको इस 30,000 का जस्ट 60% ही मिलेगा। क्लियर? रिस्क, पुरानी वाली में तो कोई रिस्क था ही नहीं, सेकंड वाली में मार्केट रिस्क था, थर्ड वाली में भी है लेकिन थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली टू एनपीएस। फ्लेक्सिबिलिटी,
लो थी, फिक्स बेनिफिट मिलता था कि इतनी फिक्स पेंशन है तो उतनी मिलेगी, प्रोवाइडेड महंगाई कितनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हाई है कि अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैंने इन्वेस्ट किया था मार्केट लिंक सिक्योरिटीज में, ठीक है, और वो अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो मेरी पेंशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो हाई थी मगर रिस्क भी हाई थे। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है विद शॉर्ट पेंशन, क्योंकि आपको 50% पेंशन तो मिल ही रही है। सो व्हाट वाज द नीड, अटल जी को न्यू पेंशन स्कीम लाने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत पड़ी पहला तो कि ओपीएस का कवरेज लिमिटेड था। ओपीएस थी सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में, दैट इज गवर्नमेंट वर्कर्स। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज था, तो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी है यार, ज्यादा से ज्यादा 3% होगी, अभी प्रेजेंट का बता रहा हूँ, 3% वर्कफोर्स होती है। अल्टीमेटली तो हमारी 90 से ज्यादा 95-96% तो करीब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना। तो उनको भी लागू करना था, उनको लिए भी कुछ पेंशन की व्यवस्था करनी थी, तो हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ज्वाइन करवा लिया कि आप न्यू पेंशन स्कीम में आ जाइए। ठीक है, तो हमने इसका लिमिटेड कवरेज था, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये पहला रीजन है कि हम एनपीएस लाए। दूसरा, ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। वहां पे पूरा का पूरा जो वेटेज आ रहा है किस पे आ रहा है, गवर्नमेंट पे आ रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम में। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 10% आप दीजिए, भले 14% हम देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद फिर हम लोग उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने अपना बर्डन कम कर दिया। डिसइंसेंटिवाइज अर्ली रिटायरमेंट। अब अगर कोई 50 साल की उसमें रिटायर हो रहा है तो उसकी कुछ सैलरी कम रही होगी, तो उसको 50% ही मिलेगी। तो वो क्या करते थे, जबरदस्ती अपने आप को स्ट्रेच करते थे कि चलिए 60 ईयर्स तक काम करता रहता हूं मन मार के। ठीक है, तो पुरानी पेंशन डिसइंसेंटिवाइज करती थी अर्ली रिटायरमेंट को, डेस्पाइट की इंसान की हेल्थ साथ नहीं दे रही बट फिर भी वो टिका हुआ है, राइट। तो इसलिए न्यू पेंशन लेकर आए। दूसरा बर्डन फ्यूचर जनरेशन। अब आप और हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अभी वर्किंग एज में, ठीक है, हम अगले 30 साल शायद वर्क करते रहेंगे, लेकिन हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं आज, ठीक है। अब टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग, हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, वो पुराने लोग जो काम कर चुके हैं उनकी पेंशन देने में जा रहा है, right? तो ये ऐसा लगता था कि आज जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पेंशन का खर्चा उठाएगी अगली जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन पे एक बर्डन डालने वाली बात थी, इसलिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने की जरूरत थी। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, यहाँ पे ज्यादा है। अगर मैंने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया मार्केट लिंक सिक्योरिटी में तो मुझे अच्छी पेंशन मिलेगी। दूसरा, सिंप्लिसिटी एंड पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाता है प्राण, परमानेंट, और उसके अलावा पोर्टेबल भी है कि अगर आप एक कंपनी की जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये प्राइवेट एम्प्लॉय भी आप लोग चाहते हो तो एनपीएस में ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। उसी तरह वेल रेगुलेटेड स्कीम है, पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है इसको, इसलिए पीएफआरडीए बनाया गया। ये वो डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है आपकी पेंशन का फंड। फिर इश्यूज क्या थे एनपीएस के लिए, एनपीएस के साथ जिस वजह से यूपीएस लाई गई है। फर्स्ट इज मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो एक अनसर्टेनिटी हो जाती है कि मुझे पेंशन कितनी मिलेगी। जैसे हिमाचल में कुछ लोगों का कहना था कि हमारी पेंशन आ रही है 1500 से लेकर 3000 रुपए, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। दूसरा, इंक्रीज बर्डन ऑन दी एम्प्लॉय। इनका कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हम जीरो कंट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पे आपने जबरदस्ती हमारा 10% हर महीने काटना शुरू कर दिया। नो जनरल प्रोविडेंट फंड। अब पुरानी उसमें एक जनरल प्रोविडेंट फंड भी रखा जाता था, लेकिन यहां पर न्यू वाली में ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, कोई जनरल प्रोविडेंट फंड नहीं है यहाँ पर। दूसरा, नो अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अब अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो आपका जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ होगा उस हिसाब से पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है तो हम आपको 50% हस्बैंड की डेथ का देंगे या 60%, राइट। तो ये एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता था कि अगर स्पाउस की डेथ हो गई तो फिर बाकी फैमिली क्या करेगी। तो अब नई वाली ने इसमें कहा है ठीक है 60% दे देंगे, फैमिली पेंशन भी दे देंगे। एंड नो इंडेक्सेशन फॉर इन्फ्लेशन नहीं था, न्यू वाली में सिर्फ मार्केट लिंक था सब कुछ, ठीक है। जबकि जो यूपीएस लाए गए हैं उसमें हमने कह दिया है ठीक है इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो ये सारे इश्यूज और नीड थी इनकी, राइट। यहां से रीड कर सकते हैं, लिमिटेड कवरेज, ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, डिसइंसेंटिवाइज अर्ली रिटायरमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड पोर्टेबिलिटी, प्राण, ठीक, एंड वेल रेगुलेटेड स्कीम। इश्यूज क्या थे, मार्केट वोलेटाइल होता है, अनसर्टेन होता है, इंक्रीज बर्डन ऑन एम्प्लॉय 10%, नो जनरल फंड, कोई जनरल फंड नहीं होता यहाँ पर, और नो अश्योर्ड फैमिली पेंशन, नो इंडेक्सेशन फॉर इन्फ्लेशन। तो फिर अब हम लोग जो लेकर आए यूपीएस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि एक अशोर्ट पेंशन है, 50% मुझे मिलेगी मेरे बेसिक पे की और डीएनएस अलाउंस की। हाई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बढ़ के 14% से कितना हो गया 18.5%, तो ये भी एक बेनिफिट है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन कर दिया गया है, राइट, तो मुझे महंगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं। अशोर्ट पेंशन, यस, फैमिली को 60% अशोर्ट पेंशन भी मिलेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन दोनों के बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। कंसर्न्स क्या है फिर यूपीएस के साथ। पहला, इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, तो यहां भी तो गवर्नमेंट का बर्डन उन्होंने बढ़ा ही लिया है 18.5%, ठीक है। उसके बाद फिर 60% और देना पड़ेगा अगर मान लो एक स्पाउस की डेथ हो जाती है। तो अल्टीमेटली तो वही है कि गवर्नमेंट ने फिर से जो करंट जनरेशन होगी उसके टैक्स का पैसा पुरानी जनरेशन की पेंशन पे खर्च कर रही है।
पोटेंशियल फॉर अनसस्टेनेबल लाइबिलिटीज, अब क्या ये लाइबिलिटीज कितनी सस्टेनेबल होंगी और कितनी अनसस्टेनेबल होंगी वो तो टाइम ही बताएगा, ठीक है। क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा है कि वो दे पाएगी इतने एम्प्लॉइज को पेंशन, वो भी कई साल। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होने से लोगों की जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले की बात और थी, लोग पहले 60-65 जी लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। लेकिन आज लोग 80 तक 85 तक लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो आप 60 साल तक काम कराते हो, उसके बाद 25 से 30 साल पेंशन देना, तो ये काफी अनसस्टेनेबल भी हो जाएगा। दूसरा कंसर्न है इनइक्विटेबल बेनिफिट्स एंड फोर्थ इज ट्रांजिशन फ्रॉम एनपीएस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है न्यू पेंशन स्कीम वालों को कि आप चाहो तो ट्रांजिशन कर सकते हो यूपीएस में या उसी में रह सकते हो। ये तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं आपके, सिग्निफिकेंस इजी हैं, अब तक याद भी हो गए होंगे, ठीक है। इनएक्विटेबल बेनिफिट्स, क्योंकि अभी भी आप एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये जो यूपीएस आई है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू है, ठीक है, गवर्नमेंट वर्कर्स पर। जबकि पुरानी वाली जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर पर भी लागू थी। वो कंट्रीब्यूट कर सकता था अपना 10% और सरकार से भी कह सकता था 14% आप दे दो, ठीक है। एनपीएस में ये बेनिफिट था, बट ये वाली पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर ही है, ठीक है। जबकि एनपीएस वॉलंटरी थी फॉर वर्कफोर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल, ठीक है। जबकि यूपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो ये तो इनएक्विटेबल बेनिफिट दी जाएगी ना, फिर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जो है उन्हीं के फायदे होंगे। ट्रांजिशन कैसे करना है एग्जिस्टिंग न्यू पेंशन स्कीम के कॉर्पस से, वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा। साइंस पेज में आज ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे काम का हो। जम्मू एंड कश्मीर, वहां के भी बच्चे परेशान हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी यही हाल है और आपके स्टेट में भी कुछ ऐसे ही हाल होंगे। एग्जाम होता है, उसके बाद बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है, फिर एग्जाम कैंसिल किया जाता है, ठीक है? और ये करने में, ये साबित करने में इनको 3 से 4 साल लग जाता है, ठीक है? और ये भी तब जब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। और उसके बाद कहते हैं कि फ्रेश एग्जाम होल्ड करेंगे हम। अब इस फ्रेश एग्जाम के चक्कर में होता है क्या है, 3-4 साल में कुछ बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम क्लियर कर चुके थे लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी, और जब तक इस पे फैसला आया तब तक वो बेचारे ओवर एज हो गए, ठीक है, कि फ्रेश एग्जाम होगा, तो अब वो दे ही नहीं सकते। तो जम्मू कश्मीर के भी यही हाल है, मध्य प्रदेश के भी यही हाल है, हर जगह की यही हाल है, ठीक है। और ये हर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, किसी भी स्टेट की देख लीजिए। और जनरली स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कम इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का डर हो, तो स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी हो तरीके से एग्जाम कराती है बच्चों के। लेकिन यहाँ पे जब सेंट्रल लेवल पे इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो गड़बड़ होगी ना, ठीक है। क्योंकि अभी एक एप्लीकेशन डाली गई थी, पूजा खेड़कर का केस है, उसके अलावा एक अभिषेक सिंह है, ये सब डिसेबल्ड कोटा लेके चले गए और ये नाच गा रहे हैं अच्छे से, ये पहाड़ भी चढ़ रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं, ये साइकिलिंग भी कर रहे हैं, बट इन्होंने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी ले रखा है कि हम चल नहीं सकते। एक ने तो पोलियो का लगा रखा है कि मुझे पोलियो है, और वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था, वीडियो डालते हैं। उसके बाद यूपीएससी ने इनको पकड़ने की बजाय क्या किया, यूपीएससी ने कहा कि आप लबासना में फोन यूज नहीं कर सकते, आप रील नहीं बनाएंगे। तो आप तो उल्टा ये मैसेज दे रहे हो कि हम आपको बचा रहे हैं, राइट। उसी तरीके से अभी एक और पीआईएल लगाई गई यूपीएससी में कि आप हमें डेटा दे दीजिए 2014 से लेके 24 के बीच जितने भी लोग फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाकर भर्ती हुए हैं। तो यूपीएससी ने रिस्पॉन्स दिया आरटीआई में कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो कम ऑन यार, फाइनल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो सबके आगे लिखा होता है कि कौन डिसेबल है। सिर्फ मांगा आपसे ये गया था कि किसने कौन सी डिसेबिलिटी क्लेम की है, किसने आंखों से, किसने पैरों से, या किसी और चीज की कौन सी डिसेबिलिटी क्लेम की है, किसने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्लेम की है। तो यूपीएससी ने कहा हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। आप सारे सर्टिफिकेट्स लेते हो, आप मेडिकल टेस्ट कराते हो, आपके पास सारा डेटा है, तो आप खुद ही ऐसा मैसेज दे रहे हो कि हम लोग खुद ही धांधली कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को भी हिम्मत आती है। छत्तीसगढ़ पीएससी का मैंने आपको बताया था, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बेटा सिलेक्ट होता है, डबल डिजिट में रैंक लेके आता है अंडर 20, और उसको इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता। फिर उसके पिताजी फोन करते हैं उस कोचिंग में जहां पे उसने मॉक इंटरव्यू दिया था कि मेरे बेटे का वीडियो हटाओ यूट्यूब से। पकड़े जा रहे थे, और ये कांग्रेस सरकार के टाइम हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस हो, सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं बच्चे। देखिए बच्चों को कोई परवाह नहीं इसकी, कोई मोदी भक्त बना हुआ है, कोई कांग्रेस का चमचा बना हुआ है, डजेंट मैटर, उन्हें खुद के ही भविष्य की चिंता नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है। अब जम्मू कश्मीर में सब कुछ एलजी के अंडर में इस वक्त, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वहां। इस एक अकेले आदमी के अंडर सब कुछ है, उसके बाद भी अगर स्कैम हो रहे हैं फिर भी कहते हैं बीजेपी को ब्लेम मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? बच्चे इसलिए थोड़ी कि एग्जाम देते रहे, 2-2 साल पढ़ते रहे कमरे में बंद हो गए, उसके बाद आप कहोगे पेपर लीक हो गया। However, the delay in the recruitment process in government jobs due to allegations of exam paper leaks and bribes, bribe, बहुत भूखे हैं हमारे नेता पैसों के, ठीक है। डिले हायरिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट फॉर 4 years, 4 years से आपने हायरिंग नहीं की एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद भी। दिस मेड सेवरल हु वर कंसिडर्ड हायर्ड टू इनएलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ देयर एज।
वो सिलेक्ट हो चुके थे, बट 4 साल तक आप फैसला नहीं कर पाए। आप कह रहे ब्राइब दी गई, पेपर लीक हुए, और अब कह रहे फ्रेश एग्जाम कराते हैं। तो वो बच्चे तो ओवर एज हो गए अब 4 साल में, अब क्या एग्जाम कराओगे? ओके। तो अब इन एग्जाम डिले, पेपर लीक की वजह से क्या होता है कि बच्चा को सेटल होना पड़ता है फॉर सम मीनियल जॉब। वो काबिल था, वो डीसी डीएसपी बनने के काबिल था, बट आपने उसको क्या बना दिया? पटवारी। छोटी जॉब कर लो, नहीं हो रहा एग्जाम तो क्या करें? वी मस्ट कंडक्ट ए सर्वे टू गॉज द मेंटल एंड फाइनेंशियल टोल दीज स्कैम्स हैव टेकन ऑन जॉब सीकर्स एंड देयर फैमिलीज। पूरे इलेक्शन में मोदी जी ने एक बार पेपर लीक की बात नहीं की, जबकि गुजरात में पिछले 2 साल में सारे पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, उन्हें बात करनी थी मटन, मुगल, मछली एंड ऑल दोस नॉनसेंस। फिर भी लोगों को लगता है मोदी जी वाह हो, वाह मोदी जी वाह। सेंट्रल गवर्नमेंट पे ब्लेम इसलिए जाता है कि उसके पास पावर है, वो रोक सकती है इस तरह के स्कैम्स। बीजिंग मनीला ट्रेड ब्लेम इन न्यू साउथ चाइना सी क्लैश। अब ये मैं आपको कई बार करा चुका हूं, सबीना शोल याद रखिएगा। ठीक है, ये फिलीपींस से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है, जबकि ये चाइना से 1200 किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी चाइना क्लेम करता है ये हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर है, जबकि ये फिलीपींस के बॉर्डर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ताइवान स्लैम चाइना आफ्टर पैसिफिक ब्लॉक ऑल्टर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो पैसिफिक आइलैंड फोरम था, उसने ताइवान को लेकर पॉजिटिव बातें की थी अपने कम्युनिक में। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस के बाद रिलीज किया गया। उसके बाद चाइना ने उसको डंडा दिखाया और अगले दिन उसने कम्युनिक बदल दिया, उसने ताइवान का रेफरेंस ही हटा दिया। तो यहाँ पे ताइवानीज फॉरेन मिनिस्टर का कहना है, इट अक्यूज चाइना ऑफ एन आर्बिट्री इंटरवेंशन आफ्टर ए जॉइंट डिक्लेरेशन बाय पैसिफिक लीडर्स वाज ऑल्टर्ड टू रिमूव मेंशन ऑफ ताइवान। ताइवान का मेंशन चाइना ने रिमूव करवा लिया उनके कम्युनिक से एक दिन बाद भी। ऐसे देश बनते हैं विश्व गुरु। ठीक है, सिर्फ हवाबाजी करने वाले नहीं, ये होता है दबदबा दुनिया पर। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है यहाँ पे, स्पेशलिस्ट एजुकेशन। नो, बच्चे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए हमने समग्र शिक्षा अभियान तो चला दिया कि इन सब बच्चों को पढ़ाई करानी है हमें। ठीक है, हमने ये भी कह दिया, इंश्योर कर दिया कि ब्लॉक लेवल पर आप कम से कम 2 से 3 ऐसे टीचर रखेंगे जो इन बच्चों को टीच करने की कैपेबिलिटी रखते हो। बट इस तरह के नॉर्म्स रियल में इंप्लीमेंट नहीं किए गए। तो दिक्कत क्या है कि स्कूल खोल दिए, इनके लिए भी स्पेशल स्कूल भी बना दिए, बट स्पेशल टीचर्स नहीं रख पा रहे हैं, हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। Is the number of qualified special educators that the state has deployed to assist children with disabilities in school is sufficient to meet the requirements? पहली बात तो ये sufficient नहीं है, बहुत कम टीचर है। अब ये आर्टिकल तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में, बट ये पूरी इंडिया के लिए भी उतना ही ट्रू है। While the number of disabled children reaching the school has improved admirably, whether the school is able to allocate a special resource to teach them as per their unique need remain a question। सिर्फ स्कूल में उन बच्चों को ले आने से कुछ नहीं होगा, उन्हें स्पेशल टीचर्स भी चाहिए, एट द सेम टाइम उन्हें स्पेशल रिसोर्स यानी कि स्टडी मटेरियल भी चाहिए, और ये दोनों चीज गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर पाई है। सिर्फ स्कूल में लाना पर्पस नहीं था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम किसको कहते हैं? इट इज ए कंडीशन इन विच चाइल्ड हैज ए लो IQ बिलो 70 एंड स्ट्रगल विद एवरीडे स्किल्स। और यही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्लेम की थी पूजा खेडकर ने यूपीएससी में। सेकंड इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कई बार, इसके पूरे प्रोविजन डिस्कस किए हैं मैंने, बट कुछ बच्चे आजकल थोड़े नए जुड़े हैं जिनसे मेरा पर्सनली इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग से चिंता मत कीजिए, मैं अपनी 20 मिनट सीरीज में या फिर मेंस 450 प्लस में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, पॉक्सो एक्ट भी दोबारा कवर करूंगा, और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये दोनों एक्ट हम दोबारा कवर करेंगे। इनका पूरा परफॉर्मेंस देखेंगे अभी तक कि इंप्लीमेंटेशन कैसा रहा इनका। The criticism has been rising about the dearth of qualified special educators and the execution of programs such as Sarv Shiksha Abhiyan. There has been call for change in the approach of inclusive education to individualized education. ठीक है, हमें सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं की, हमें एक एक इंडिविजुअल पर फोकस करना है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु की अगर बात करें तो इनके पास बहुत कम एजुकेटर्स। तो यहाँ पे हमारे लिए जो लर्निंग है वो ये है कि पहली बात, सिर्फ स्कूल में लाने से कुछ नहीं होगा इन बच्चों को, हमें क्वालिटी एजुकेटर्स चाहिए, हमें क्वालिटी इनके लिए मटेरियल चाहिए, स्पेशल मटेरियल जो इनकी नीड को मीट कर सके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ से काम के इंडिया लेवल पर। स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सिर्फ एक्ट बना देने से नहीं होगा, हमें एक अच्छे एजुकेटर्स की जरूरत है। दूसरा, अच्छा स्टडी मटेरियल, इनको क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिल सके, वो जरूरत है। बाकी वो सब बातें अलग हैं। ठीक है, वो सुगम में भारत अभियान, हम रैंप बनाएंगे एंड ऑल दोस थिंग, दैट इज। ठीक है, बट यहाँ से ये 2 पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब वो सब सर्व शिक्षा अभियान के जो नॉर्म्स थे 2001 के, वो सब बातें दी है कि यहाँ पर आपको कम से कम हर ब्लॉक में 5 से 10 स्पेशल टीचर होने चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए स्कूल वंस अ वीक, एटलीस्ट 5 स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए जो 6 से 10 स्कूल को कवर करें एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है,
तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस 2 पॉइंट्स काम के थे जो मैंने आपको बता दिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड डू ज्वाइन द कोर्स बिकॉज आज से फ्रॉम 1 सितंबर मेंस 450 प्लस एंड द 15-20 मिनट सीरीज, ठीक है, वो सिर्फ आपको वहां अवेलेबल होगी एप्लीकेशन पे, विच कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज मंथली, ठीक है। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 6000 रुपीज, दैट विल हार्डली कम 500 रुपीज पर मंथ। एंड इसमें इंक्लूडेड होगी आपके प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज भी, उसके लिए आपको फिर कुछ अलग से पे नहीं करना होगा, ये आपकी इंक्लूडेड रहेगी इसमें, राइट। सो और सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।